सलाम, दिस इज़ डॉक्टर रिजवान। स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे इस चैनल पे। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के उन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इस साल एनएमडीकेट के टेस्ट में हमें देखने को मिले और एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर भी ये एमसीक्यूज़ या इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ रिपीट हो सकते हैं और एनईडी के टेस्ट में भी हमें मिल सकते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। If absolute temperature of gas container is increased by 4 times and volume also increased by 4 times, the pressure of the gas on the container। ये कह रहा है कि अगर टेम्परेचर को 4 गुना बढ़ा दें और वॉल्यूम भी 4 गुना बढ़ जाए तो प्रेशर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, एक इक्वेशन है हमारे पास PV इज़ इक्वल टू nRT। इसमें n को आप 1 सपोज कर लें, नंबर ऑफ मोल 1 ले लें, और R आपको पता है कांस्टेंट है। तो फिर आप हमारे पास क्या वेरिएबल्स बच जाएंगे, PV इज़ इक्वल टू T। और अगर मैं V को दूसरी तरफ ले जा के डिवाइड कर दूँ तो फार्मूला मेरा क्या बनेगा, P इज़ इक्वल टू T अपॉन V। ऐसा ही होगा। अब टेम्परेचर भी 4 टाइम बढ़ा है, वॉल्यूम भी 4 टाइम बढ़ा है, तो T की जगह 4 पुट कर दें, V की जगह भी 4 पुट कर दें, और 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आएगा। इसका मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आंसर क्या होगा, रिमेन्स सेम। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ गैस पार्टिकल इंक्रीजेज बाय ट्वाइस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ये कह रहा है कि अगर वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो प्रेशर क्या होगा। अब जैसा कि आपने एक डेरिवेशन पढ़ी होगी इस चैप्टर में कि प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो अब आपने ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जो काइनेटिक एनर्जी पे इफेक्ट पड़ेगा वही प्रेशर पे इफेक्ट पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली रिलेट करती है वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ, यानी k डॉट ई इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ v का स्क्वायर। अब चूंकि वेलोसिटी को डबल किया है तो v की जगह 2 पुट कर देंगे तो फिर 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ रही है तो प्रेशर भी 4 टाइम्स ही बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो प्रेशर इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन बेस यूनिट। यहाँ बेस यूनिट से मुराद बेसिकली एसआई यूनिट की बात कर रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसआई यूनिट में टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। तो उसका जवाब है केल्विन। बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है, ऐसे भी आ सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट अपीयर्स एज, यानी ये कह रहा है कि जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि जब सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, और जब इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा तो सिस्टम वर्क डन परफॉर्म करेगा। तो आप सही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। 2 सैंपल्स ऑफ गैसेस A1 एंड 2, यानी हमारे पास 2 गैसेस हैं, गैस 1 एंड गैस 2, दोनों अलग अलग कंटेनर में। अच्छा, दोनों सेम प्रेशर पे रखी गई हैं, सेम टेम्परेचर पे रखी गई हैं। देखिए प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पर सेम है, इसका मतलब कौन सा लॉ है, एवागेड्रोज लॉ, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों गैसेस का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो आ रहा है 2:3, यानी V1 अपॉन V2 किसके बराबर आ रहा है, 2/3 के आ रहा है। तो बताएं नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्ट रिलेशन है।
तो उसका मतलब ये होगा कि जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो होगा। तो जवाब क्या आना चाहिए? 2:3 यानी 2/3, सेम, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज। देखें, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस उसको कहते हैं जिसमें हीट इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों नहीं होता, ना यानी ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी, ना हीट अंदर आ रही है ना हीट बाहर जा रही है। तो फिर क्या होगा? फिर जो सिस्टम वर्क डन परफॉर्म करेगा उसमें कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होगी? तो वो बॉडी की यानी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल होगी। और इंटरनल एनर्जी जाहिर सी बात है जब वर्क डन के लिए इस्तेमाल होगी तो इंटरनल एनर्जी में कमी आएगी और इंटरनल एनर्जी के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? W = -ΔU। यानी जो भी आप वर्क डन परफॉर्म करेंगे वो वर्क डन परफॉर्म करने के लिए आपकी इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल होगी और इंटरनल एनर्जी में कमी आती जाएगी। ठीक है, इसलिए नेगेटिव का साइन आ रहा है। नेक्स्ट MCQ बड़ा इंटरेस्टिंग है। कह रहे हैं आपके पास 2 कंटेनर हैं 1 लीटर वाले, दोनों में 1 मोल गैस रखी गई है। अच्छा, कंटेनर A जो है उसमें जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है उस वक्त तक जब तक कि उसका टेम्परेचर हाफ ना हो जाए। अच्छा, देखें, कंटेनर A जो है वो एक्सपेंड हो रहा है और उसका टेम्परेचर हाफ हो रहा है, यानी टेम्परेचर में कमी आ रही है, तो उसको हम कोल्ड बॉडी कह सकते हैं। कोल्ड बॉडी, क्योंकि टेम्परेचर में कमी आ रही है तो उसको हम कोल्ड बॉडी कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, कंटेनर B जो है वो कंप्रेस हो रही है और उसका टेम्परेचर डबल हो रहा है, तो कंटेनर B में जो गैस है उसे हम हॉट बॉडी कह सकते हैं। ठीक है, कंटेनर A का टेम्परेचर कम हुआ, कोल्ड बॉडी, और कंटेनर B का टेम्परेचर बढ़ा, हॉट बॉडी। और आपको पता है जब भी हीट ट्रांसफ़र होती है तो कहाँ से कहाँ होती है? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कि गैस B जो है वो चूँकि हॉट बॉडी है तो वो हीट लॉस करेगी, और गैस A जो है वो कोल्ड बॉडी है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गैस B लूजेस हीट टू गैस A, यानी B जो है वो हीट ट्रांसफ़र करेगी A को। ठीक है, नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसा कि आपको पता है कि चार्ल्स लॉ यही कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन क्या कांस्टेंट यहाँ पर रखा जाता है? तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है। लास्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए, यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन बतानी है, तो हिंट क्या है? हिंट बड़ी सिंपल है। देखिए, फिज़िक्स में हम ज़्यादातर SI यूनिट्स में बात करते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होना चाहिए, और मोलर से समझ आ रहा है कि 1 मोल की बात कर रहा है, तो बात ख़त्म हो गई। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, यानी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हीट दरकार होती है उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो हम हीट देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये MCQs क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इंपॉर्टेंट MCQs के साथ आप सब